हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके मेरे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों, पुणे यूनिवर्सिटी का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का सिलेबस, जिसमें यूनिट नंबर 3 था इंटीग्रल कैलकुलस, जिसके स्ट्रेटेजी और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और उनकी सीक्वेंस, इन सारी चीजों पे हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। उसका वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। और आज के दिन हम लोग देखेंगे यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है कर्व ट्रेसिंग। दोस्तों, एज यूजुअल ये यूनिट एग्जाम में आता है 18 मार्क्स के लिए, जिसमें 3 सवाल होते हैं 5-5-5 मार्क के, एक सवाल होता है 2 मार्क का और एक सवाल होता है 1 मार्क का। ये वीडियो पूरा देखना, और अगर आपको इन डेप्थ सारे के सारे सम्स पढ़ने हैं तो भाई आलसी इंजीनियर का कोर्स अवेलेबल है। अभी तो लाइव बैचेस भी चल रही है और साथ ही साथ प्री रिकॉर्डेड सेशंस भी अवेलेबल है। आप प्लीज डेमो सेशन वहां पे ऐप पे जाके जरूर देखना, ऐप की भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। चलिए ज्यादा बात ना करते हुए जाते हैं यूनिट नंबर 4 के लिए, जिसका नाम है कर्व ट्रेसिंग। दोस्तों, पेन पेपर आपके साथ रखिएगा। कर्व ट्रेसिंग टॉपिक में हम लोगों को यार कितने सब टॉपिक पढ़ने हैं, तो आपको सिर्फ 4 ऐसे सब टॉपिक्स हैं जो कि पढ़ने हैं। मैं नाम बता देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं कार्टेशियन कर्व्स की, दूसरी बात होती है पैरामीट्रिक कर्व्स की, तीसरी बात होती है पोलर कर्व्स की, और एंड में हम लोगों को करना है रेक्टिफिकेशन फाइंड आउट। अब इन चारों टॉपिक्स में एक्चुअल है क्या, और उसके बाद पेपर में क्या क्या पूछा गया है आपके इन सेमेस्टर के, वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन मीनवाइल सबसे पहले बात करते कि भाई ये कार्टेशियन जो एलिमेंट है उसके साथ हम लोगों ने क्या क्या करना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कार्टेशियन के लिए। जब मैं कार्टेशियन की बात करूं दोस्तों, तो आप एक बात जरूर समझ लेना कि हमें यहां पे हमेशा जिसके साथ डील करना है वो टर्म आपको एक्स और वाई में दिखाई देगी। किस में दिखाई देगी? एक्स और वाई में। आपको यहां पे ऐसी कौन सी क्वांटिटीज है जो फाइंड आउट करनी पड़ती है, तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आपको करना पड़ता है सिमेट्री को फाइंड, उसके बाद होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि x की वैल्यू 0 करो y फाइंड करो, y की वैल्यू 0 करो x फाइंड करो। लेकिन बहुत बारी क्या होता है, x की वैल्यू 0 पुट करने के बाद y आपको इक्वेशन में गायब दिखाई देता है। जब y गायब होता है तब समझ लो देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो इस हिसाब से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालना पड़ेगा। उसके बाद आता है टेंजेंट, और पता है आपको इस टेंजेंट फाइंडिंग की प्रोसेस में भी आपको 2 टाइप्स दिखाई देंगे। एक होता है टेंजेंट एट ओरिजिन, और दूसरा होता है टेंजेंट एट अदर पॉइंट। ये 2 तरीके हैं जहां पे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं टेंजेंट को। और टेंजेंट को फाइंड करने के लिए कुछ लोएस्ट डिग्री टर्म जो होती है उसको आपको इक्वल टू 0 करना है, अगर आप ओरिजिन के लिए फाइंड आउट कर रहे हो तो। और अगर आप किसी अदर पॉइंट के लिए फाइंड आउट कर रहे हो तो आपको dy/dx इज इक्वल टू वैल्यूएशन निकाल के फिर जाके आपको इसका आंसर जो है वो वर्कआउट करना पड़ता है। अब एनी अदर पॉइंट में dy/dx का आंसर क्या आएगा? 0 आया तो भाई वो पैरेलल टू x एक्सिस होगा, इंफिनिटी आया तो भाई वो पैरेलल टू y एक्सिस होगा। ऐसे कुछ रूल्स होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए व्हाइल फाइंडिंग टेंजेंट। टेंजेंट के बाद एक ऐसा बंदा है जिसको मैं भले ही असिम्प्टोट बोलूं, लेकिन इसे मैं प्यार से कहता हूं कि ये भाई साहब ये आपके पूरी पिक्चर का विलन है। यानी कि ऐसा रीजन, जिस रीजन को आपकी कर्व बिल्कुल क्रॉस नहीं कर पाएगी, उसको वो हमेशा पैरेलल ही निकल के जाएगी, राम राम करके जाएगी, तो उसे हम लोग कहते हैं असिम्प्टोट। ये आपका 4th पॉइंट हो गया। एंड द 5th पॉइंट दैट इज नथिंग बट रीजन ऑफ एब्सेंस। अब ये जो रीजन ऑफ एब्सेंस की हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे चीजें ऐसी होती है कि क्या ये सर कंपलसरी है, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। तो मैं आपको बता दूं यार, 1 2 3 और 4 चीजें निकालने के बाद ही ऑलमोस्ट आप लोग जो है आपकी कर्व को ट्रेस कर पाते हो। लेकिन रीजन ऑफ एब्सेंस जो है वो आपको लिखना जरूरी होता है। मैं बताता हूं क्या भाई, 2 ही वर्जन होंगे। एक तो आपकी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड वाई स्क्वायर होगी, या फिर आपकी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी? एक्स स्क्वायर होगी। अगर वाई स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में, तो एक्स की डिफरेंट वैल्यू रीजन वाइज पुट करने के बाद अगर वाई स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आई तो समझ लो कि भाई ये पॉसिबल ही नहीं है, देयर इज रीजन ऑफ एब्सेंस, बिकॉज कोई भी स्क्वायर रियलिटी में कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। लेकिन अगर वाई स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इस केस में आप बोल सकते हो जी हां, दैट इज रीजन ऑफ प्रेजेंस। तो इस तरीके से एब्सेंस प्रेजेंस निकाला जाता है। सिमिलरली फॉर एक्स स्क्वायर की बात करोगे तो अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू
y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट अप करने के बाद रीजन वाइज अगर नेगेटिव आ रही है तो आप बोल सकते हो कि भाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर नेगेटिव कभी पॉसिबल नहीं है, तो रीजन ऑफ एब्सेंस है। और अगर पॉजिटिव आ ही गई तो आपको पता है क्या करना है, हमेशा यहाँ पे रीजन ऑफ प्रेजेंस रहेगा ही रहेगा। तो भाई इतना एनालिसिस आपको यहाँ पे आना जरूरी है। और मैं आपको बात बता देता हूँ, अगर आप बाई चांस आपके पेपर्स देखोगे, जो कि मैं आपको पूरा पेपर एनालिसिस दिखाने वाला हूं, तो ये जो कार्टेशियन है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये कंपलसरी है, ये आपको करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। सर कितने सम्स करने चाहिए भाई? अगर आप देखोगे तो मैंने मेरे नोट्स में अराउंड 12 सम्स लिए हुए हैं, जो कि मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस रहेंगे, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस रहेंगे। तो 10-12 क्वेश्चंस अगर आप कर लोगे ना, तो आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि ये किस तरीके से वर्कआउट किया जाता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम कार्टेशियन। अब कार्टेशियन का जो एमसीक्यू वाला फॉर्मेट रहता है उसमें मोस्टली आपको टेंजेंट से रिलेटेड कुछ सवाल पूछे जाते हैं, मैं बताऊंगा बाद में आपको। नेक्स्ट इज पैरामेट्रिक कर्व। यार ये पैरामेट्रिक कर्व क्या होता है सर? तो चलो आपको पैरामेट्रिक कर्व के बारे में भी जानकारी दे दूं। तो पैरामेट्रिक, इसका मतलब है यहां पे एक नया पैरामीटर इंट्रोड्यूस होता है दोस्तों। और जो नया पैरामीटर जब भी कभी इंट्रोड्यूस होता है, तो आपको पता है अब तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भाई हमेशा यहां पे एक्स और वाई होता है, तो आपको यहां पे एक्स और वाई दोनों भी मिलेंगे, लेकिन वो इधर विद रिस्पेक्ट टू टी रिप्रेजेंट किए जाएंगे या फिर विद रिस्पेक्ट टू थीटा रिप्रेजेंट किए जाएंगे। इसका मतलब है देयर इज अ थर्ड पर्सन इन्वॉल्व, थर्ड पैरामीटर इन्वॉल्व, इसीलिए इसे पैरामीट्रिक कहा जाता है। अब सर पैरामीट्रिक में कितने टाइप है? तो जो सबसे पहला टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं भाई साहब, दिस इज नोन टू बी अ साइक्लॉइड। और दूसरा जो टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रॉइड। अब टोटल नंबर ऑफ सम्स पैरामीट्रिक के कितने करने हैं? हमें सिर्फ 6 सम्स आने चाहिए। कितने सम्स आने चाहिए? 6 सम्स। तो देखो भाई, साइक्लॉइड के हम लोगों को करने पड़ेंगे 4 सम्स और एस्ट्रॉइड के होते हैं 2 सम्स। और एक बात, एक सम अच्छे से आया तो बचे हुए 3 सम्स आपको साइक्लॉइड के आ जाएंगे। एक सम एस्ट्रॉइड का अच्छा है तो बचा हुआ एक सम आपको एस्ट्रॉइड का जरूर आएगा। इसका मतलब इसका काम काफी कम है यार। लेकिन इसमें क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी पड़ती है तो मैं आपको बता दूं। हमें हमेशा यहां पे जब आप आते हो तो आपको फाइंड आउट करनी पड़ती है सबसे पहली चीज जिसे हम लोग कहते हैं सिमेट्री। ये सिमेट्री जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है कि भाई आपका फंक्शन जो है वो इवन है या ऑड है। आपका फंक्शन जो है वो इवन होगा और दूसरा बंदा ऑड होगा तो सिमेट्री अलग, दूसरा बंदा इवन होगा और पहला बंदा ऑड होगा तो सिमेट्री अलग, दोनों इवन रहेंगे तो कुछ अलग तरीके से जाएगा, कुछ इस हिसाब से वर्कआउट होता है। और एक बात सर, प्लीज प्लीज हमें थोड़ा सा बेसिक ड्राइंग बताओगे? तो भाई ये जो साइक्लॉइड वाली चीज है ना वो कुछ इस तरीके से दिखती है। होपफुली कटोरी के हिसाब से हम लोग इसको बोलते हैं, सीधी कटोरी, उल्टी कटोरी। और एस्ट्रॉइड वाली चीज मोस्टली कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देती है दोस्त, ये कुछ इस तरीके से। तो होपफुली आपको आइडिया आ चुका है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। मीनवाइल इतना सब कुछ बताने के बाद सिमेट्री पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपको जो निकालना है दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट जो है उसे एक अलग से नाम दिया है दोस्तों, जिसे कहा जाता है स्पेशल पॉइंट। स्पेशल पॉइंट का मतलब ही टेंजेंट होता है। दो तरीके के पॉइंट्स के लिए आपको यहां पे जाना है कि भैया आपका dy बाई डी एक्स, एक तो आपको जीरो एज्यूम करके देखना है कि कुछ वैल्यूएशन आ रहा है क्या, एंड देन आपको उसी dy बाई डी एक्स को इन्फिनिटी एज्यूम करके जाना है और देखना है कि आपका कहीं पे पॉइंट आ रहा है क्या। अब जब जीरो होता है तो भाई पैरेलल टू आपको पता है एक्स एक्सिस होता है, जब इन्फिनिटी होता है तो पैरेलल टू क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। हैविंग सेड दिस, लास्ट पॉइंट एंड द बेस्ट पॉइंट इन दिस केस इज टेबल। भाई साहब टेबल क्या होता है, एक्स की, y की और t की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज लेके हम लोगों को कुछ कैलकुलेशंस जो है वो दिखाने पड़ते, तो वो हम लोग यहाँ पे दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। सो दैट्स ऑल, ये रहता है आपका पैरामीट्रिक जिसके सिर्फ आपको 6 सम्स करने के। अब सेकंड पॉइंट के बाद थर्ड पॉइंट आता है पोलर। भाई पोलर में अब हमें क्या करना है, तो आपको मैं बता दूं, जब आप पोलर की बात करते हो तो ये एमसीक्यू में 1 मार्क के लिए आपको जरूर आता है। इसमें हमें बेसिकली 2 लोगों के साथ डील करना पड़ता है, एक होता है आर और दूसरा कौन होता है दोस्तों, थीटा। एक होता है आर और दूसरा होता है थीटा। हैविंग सेड दिस, इसमें कौन से टाइप है, तो भाई इसमें है कार्डियोइड। सो कार्डियोइड के बारे में बात करोगे तो आपको समझ में आएगा भाई, कोई हार्ट वाला सिंबल रहता है यार, ये कुछ इस तरीके से जाता है, ये देखो ये कुछ हार्ट वाले सिंबल्स रहते हैं कुछ इस हिसाब से। उसके बाद नंबर 2 में आता है भाई रोज कर्व। दिखते कैसे है रोज कर्व, तो आपको एक बेसिक अंदाजा दे दूं यार, कुछ इस तरीके से आप समझ लो, ये इस तरीके से रोज कर्व आपको दिखते हैं, राइट, रोज कर्व। एंड तीसरा जो है वो बर्नौलिस का लेबनिस्केट है, एक ही है वो अकेला है, तो वो बर्नौलिस का जो लेबनिस्केट है वो कुछ इस तरीके से इन्फिनिटी सिंबल के हिसाब से हम लोगों को
दिखता है। तो 3 ही टाइप है। आप बोलोगे सर इसमें हमें क्या क्या करना है, तो मैं बताता हूँ टोटल नंबर ऑफ सम्स कार्डियोइड होता है, तो आपको टोटल नंबर ऑफ सम्स करने हैं 4, रोज कर्व के भी आपको 4 टाइप करने, यानी कि 2 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 3 थीटा, दैट्स ऑल, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद लेमनिस्केट का सिर्फ एक, यानी कि यहाँ पे आपको टोटल 9 सम्स करने। देखो भाई इधर 9 सम्स, इधर पे 6 सम्स, 15 हो गया, और इधर पे मैंने बोला था अराउंड 12 सम्स आपको करने पड़ेंगे, यानी कि अराउंड 27-28 सम्स करोगे तो ये पूरा का पूरा मैटर क्लोज हो जाएगा। और काफी सिमिलैरिटी है, मतलब इन टोटलिटी भाई मेहनत करनी तो आपको अराउंड 18 से 20 सम ओवरऑल करने पड़ेंगे, ताकि आपको सारा का सारा एनालॉजी समझ में आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है सर, भाई यहाँ पे भी आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, आपको एज यूजुअल यहाँ पे भी देखनी है सिमेट्री। यहां पे मैं आपको बता दूं एक बहुत बड़ा पॉइंट है, जो भी होगा सिमेट्री है, देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। एक और टर्म यहां पे जिसका हम लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा वो है भाई tan phi नामक, उसका फॉर्मूला कुछ है r अपॉन डी आर बाय आपका डी थीटा रहेगा। अगर आप टेक्निकली देखोगे तो r आपको हमेशा दिया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डेरिवेटिव निकाल के उसको यहाँ पे रखना है, फिर जाके ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला साइन 2 थीटा यानी कि साइन हाफ एंगल का फॉर्मूला यूज करना है, या फिर cos 2 थीटा का फॉर्मूला जो कि हाफ एंगल के हिसाब से यूज करना है, और फिर जाके इसका सिंप्लीफिकेशन करके tan phi आएगा। tan phi की डिफरेंट वैल्यू के हिसाब से वहां पे आपके बेसिक कर्व को, बेसिक पॉइंट को कोई टेंजेंशियल जा रहा है या फिर नॉर्मल है, वो सारी चीजें जो है वो निकलती है इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप से। इसीलिए सबसे बड़ा प्लेयर जिसका आपको यहाँ पे बहुत अच्छा एनालिसिस आना चाहिए वो है tan phi वाला। एंड उसके बाद एज यूजुअल आपको भी पता होगा देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टेबल। ये टेबल तो भैया आपकी थीटा की डिफरेंट वैल्यू पे आर क्या आता है और आपका फाई क्या आता है इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो दिस इज हाउ चीजें वर्कआउट की जाती है, वर्क अराउंड की जाती है। तो ये था आपका तीसरा टॉपिक जिसे हम लोग कहते हैं पोलर कर्व। चौथा टॉपिक अगर आप देखोगे तो रेक्टिफिकेशन का आता है। अब आप बोलोगे सर ये रेक्टिफिकेशन हम लोगों ने कैसे, किस तरीके से वर्कआउट करना है, तो मैं आपको ओवरऑल आपके पेपर एनालिसिस के हिसाब से अगर बात करूं तो बात करते हैं अभी 4th पॉइंट के ऊपर जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन को ही कहा जाता है फाइंडिंग लेंथ ऑफ द कर्व। आपकी कर्व की टोटल लेंथ आपको अगर फाइंड करनी है तो आपको देखो कार्टेशियन के लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं, पोलर के लिए अलग अलग है, पैरामीट्रिक के लिए अलग अलग है, डिफरेंट फॉर्मूले जिसमें आपको डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करना पड़ता है, डबल डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करना पड़ता है, इंटीग्रेशन भी फाइंड आउट करना पड़ता है। तो हमेशा s इज इक्वल टू समथिंग करके आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज की लिस्ट दिखाई देगी जिससे आप रेक्टिफिकेशन फाइंड आउट कर सकते हो। मेरा मानोगे तो रेक्टिफिकेशन फाइंड करना, रेक्टिफिकेशन के लिए वो फॉर्मूला वाला एक पेज होता है, वो आपको ढंग से आना जरूरी है, जो मैंने नोट्स में ऑलरेडी सिखाया हुआ है। और उसके बाद हमें डेरिवेटिव इंटीग्रेशन भी बहुत प्रॉपर्ली आना जरूरी है। बोलोगे सर ये मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, तो मैं आपको मेरा ओपिनियन बताता हूं। आपको पता है अगर आपने रेक्टिफिकेशन नहीं किया तो भी आप 15 में से 15 लेके आ सकते हो, यानी कि 18 में से 18 टोटल लेके आ सकते हो, डिपेंड्स ऑन आपने ये 3 टॉपिक किस तरीके से किए हुए। चलिए आपका पेपर एनालिसिस आपको बता देता हूं दोस्तों, बहुत ध्यान से देखना। ये था आपका सबसे पहले तो अगस्त 2022 का पेपर। अगस्त 22 के पेपर में देखोगे तो एमसीक्यू में आपको एक कार्टेशियन पे सम आया था 2 मार्क के लिए, और एक आया था पोलर के ऊपर। सिमिलरली आप मार्च 23 का पेपर देखो तो पैरामेट्रिक पे 2 मार्क और पोलर पे 1 मार्क, कार्टेशियन पे 2 मार्क, पोलर पे 1 मार्क, कार्टेशियन पे 2 मार्क, पोलर पे 1 मार्क। इसका मतलब है आपको पता है 3 मार्क का एमसीक्यू तो इस टॉपिक का आता ही आता है। उसके साथ साथ आप देखना आप एक पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं बताता हूँ कार्टेशियन को हमेशा आपको ऑरिंग क्या रहेगा दोस्तों, कार्टेशियन रहेगा। कार्टेशियन को हमेशा ऑरिंग कार्टेशियन आता है। आप चारों पेपर को ढंग से चेक करोगे, यू विल फाइंड कार्टेशियन को ऑरिंग कार्टेशियन, कार्टेशियन को ऑरिंग कार्टेशियन, कार्टेशियन को ऑरिंग कार्टेशियन। अब मैं आपको बताता हूँ आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। आपको 3 क्वेश्चन को ऑरिंग, 3 क्वेश्चन में हमेशा एक सेक्शन रहेगा जहां पे रेक्टिफिकेशन पूछा जाएगा। तो अगर आपने बाय चांस रेक्टिफिकेशन नहीं किया तो भी आपको फुल मार्क्स कैसे मिल सकते हैं, अगर आपने रेक्टिफिकेशन नहीं किया तो ये कट हो जाएगा। आप देखो नीचे कौन कौन है, कार्टेशियन कर्व्स हम लोगों ने किया था, पोलर कर्व्स हम लोगों ने किया है, और पैरामेट्रिक भी किया। इसका मतलब है अगर आप शिद्दत से ये 3 चीजें करोगे, कार्टेशियन, पोलर और पैरामेट्रिक, तो मेरे भाई सारे सम्स प्रैक्टिस करोगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप यहाँ पे किसी भी तरीके से कोई भी मार्क्स गवाओगे। तो 5 5 5 यहाँ पे भी मिल गया। देखो मैं टिक मार्क करता हूँ, होपफुली आपको समझ में आ रहा है। ये 5 5 5 मुझे मिल गए, कार्टेशियन, पोलर, पैरामेट्रिक 5 5 5 मुझे मिल गए, कार्टेशियन, पोलर, पैरामेट्रिक 5 5 5 मुझे मिल गए, और कार्टेशियन, पोलर, पैरामेट्रिक के मुझे 5 5 5 मिल गए। और हैविंग सेड दिस, अगर किसी ने रेक्टिफिकेशन बाय चांस करा और किया हुआ इस समय तो भाई उसकी तो लॉटरी है, 15 कोरिंग आपको यहाँ पे क्लियरली 15 मिल सकते हो। भाई ये था एनालिसिस आपके यूनिट नंबर 4 का। अगर आप अभी भी पढ़ाई के लिए नहीं शुरू किए हो तो प्लीज पढ़ाई को शुरू करो। और आपको अगर मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस के लिए पढ़ना है तो टोटली मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि भाई 5.5 घंटे में पूरा का पूरा यूनिट की पढ़ाई हो सकती है। अगर आप अच्छे से कोर्स से पढ़ाई
करोगे, वीडियोस देखोगे और हैंड रिटन नोट से मेरे खुद के वो अगर आप रेफर करोगे तो दोस्तों इसी तरीके से यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6 भी आप तक लेके आऊंगा। बस यार ये वीडियोस दोस्तों में शेयर करो ना यार, आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो किसी का फायदा हो जाएगा तो फटाफट फटाफट निकल भी सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।